नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ आल पेडागोगी। इससे मैंने आपको 3 वीडियो बना चुका। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मैं आपको लिंक दूँगा, उस पर आप देख लेना। आज शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन लीजिए। इसमें आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और 20 क्वेश्चन में से कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है। अगर किसी ने नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ये लीजिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की संस्कृतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना, ध्यान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना या परीक्षाओं में लचीलापन। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समकेंद्रित शिक्षा या कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर आपने लगा दिया होगा, मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए है समावेशी शिक्षा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष या बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? इसका सही आंसर बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू होता है, निःशक्त बच्चों पर भी और बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। ये किस पर लागू नहीं होता है? तो ये लागू नहीं होता ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता। ये बताएं, इनमें से कौन सा पाठ्य चर्चा एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, रटन पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना या बच्चों को चहुमुखी विकास के आधार उपलब्ध कराना। इनमें से कौन पाठ्य चर्चा एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है? बताएं। तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा पाठ्य चर्चा एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना यह एनसीएफ 2005 में मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना सही है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, बच्चों को चौमुखी विकास के आधार पर उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए या सभी नागरिक के लिए? बताएं। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। भारतीय संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष। अभी हाल अपन ने पढ़ा। अगला क्वेश्चन बताएं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000, ये सारे पेडागोगी के ही क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। 40 घंटे, 45, 50 या 55। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक अध्यापक को एक सप्ताह में 45 घंटे का कार्य करना चाहिए, मतलब 45 घंटे निर्धारित किए गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ये बताएं, महेश कक्षा 4वीं का छात्र हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणाओं पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाना और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेत करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन करना या समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। बताएं, महेश
जो कक्षा चौथे का छात्र है उसके लिए क्या सही होगा? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक पौधे को अपनाना और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ये बताएं, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चे को ध्यान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना साथ जोड़ने में सहायता करते हैं, इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ा देते हैं। ये मैं आप पर्यावरण पेडागोगी के 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षार्थी, पुनर्बलन या ज्ञान का सह संबंध। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का सह संबंध। अगला क्वेश्चन बताएं, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हेतु श्यामा का निष्पाद कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह रिक्त स्थान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती हैं। अभिसारी चिंतन के द्वारा, अपसारी चिंतन के द्वारा, मॉडलिंग के द्वारा या अनुकरण के द्वारा। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन के द्वारा। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पाद कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता, मतलब वह सबसे आगे होती हैं। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बताएं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में, प्रकरणों में अंतर्निर्मित, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर या इकाई के अंत में। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में। आपने इसका सही आंसर लगा दिया होगा। मैं आपको इसका बता देता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकरणों में अंतर्निहित। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों के अंतर्निहित उपलब्ध कराना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विशेष पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, और चौथा है विशेष प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। बताएं पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षकों के लिए क्या आवश्यक हैं? आपने लगा दिया होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं उन्हें सम्मान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बच्चों का जो भी दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। ये बताएं अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना या अपने मन की बात कर पाना। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? अपने मन की बात कह पाना। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? तो भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ये बताएं, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिकाएं यह किसने कहा था? चोम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की या स्किनर। बताएं बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिकाएं यह कहा था हमारे ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर सी। ये बताएं, विद्यार्थियों का भाषा विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग, भाषा प्रयोग के विविध अवसर, सतत एवं व्यापक आकलन या सर्वकोष्ठ पाठ्यपुस्तक की। बताएं विद्यार्थियों की भाषा का, तो हमारा आंसर होगा विद्यार्थियों की भाषा का विकास समग्रता से हो सके इसके लिए हमको सतत एवं व्यापक आकलन की अनुशंसा होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिदिन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यों के लिए किया जाता है, अपने अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है,
या केवल साहित्यिक सर्जन के लिए किया जाता है? तो लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है अपने अभिव्यक्ति के लिए। कई के लिए लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आनुवांशिकता की इकाई आनुवांशिकता की इकाई क्या है? क्रोमोसोम, निश्चित अंडा, जीन या युग्मज? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? आनुवांशिकता की इकाई। तो आनुवांशिकता की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जीन। जीन है एक आनुवांशिकता की इकाई। 77 निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना या लिखना? बताएं कौन सा सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है? तो लिखना एक सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। क्या है? लिखना एक सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो ये नया चैनल है अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब करें। आपको इसमें डेली एक एक वीडियो मिलता है, सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, 20-20 क्वेश्चन, सारे ओल्ड पेपर के क्वेश्चन मिलते हैं, उसकी PDF भी मिलती है। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को रोज़ PDF नहीं मिलती है या हमारी ऑनलाइन क्लास लेना है तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986। इस पर आप मैसेज कर देना, आपको इस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारी लेयर 3 पर सारी क्लासें मिलती हैं MP टेट की और MP SI की। जिसको भी ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर मैसेज कर देना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्कीमा का मतलब है खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय की याददाश्त में सूचना एवं संगठित पैकेट का एकत्रित होना या शारीरिक प्रतिपादन क्रिया विधि। स्कीमा का मतलब क्या है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो स्कीमा का मतलब है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 79 बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? अल्फ्रेड, गार्डनर, ब्रूनर या वाइगोत्स्की? बताएं बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है गार्डनर। ऑप्शन नंबर बी। आज का आखिरी क्वेश्चन है निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? वाइगोत्स्की, पियाजे, डेवी या कोलबर्ग? बताएं किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अधिक बल दिया। ये आज आपके 20 क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसकी PDF आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा।